गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों की 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमें रेडी करता है, हमें प्रिपेयर करता है हमारी केमिस्ट्री को और डिटेल में पढ़ने के लिए, यानी कि आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने के लिए रेडी होना है। तो बस वही वाली बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सी बेसिक चीज़ें देखेंगे, नाम पर मत जाना क्योंकि बेसिक्स भी बहुत डिटेल में दे रखे हैं यहाँ पे। मतलब कुछ भी बेसिक जैसा नहीं दिखेगा आप लोगों को, बहुत डिटेल में आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये समझ के चलना, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, ये तो सभी को पता है। तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, कोई भी चीज़, जैसे कि हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोल देते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो वो जो मैटर हम जिसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस मैटर की स्टडी करना कि उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, वो जो मैटर जिन चीज़ों से मिलकर के बना है उनमें बॉन्ड कैसा है, ठीक है, उसमें बॉन्डिंग कैसी हो रही है, वो किसी और चीज़ के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना। तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं? केमिस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम किस बारे में स्टडी करेंगे? कॉम्पोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी? मैटर की। द चेंजेस विच टेक प्लेस in the matter under different conditions and the laws which govern these changes। जब कोई मैटर किसी दूसरी चीज़ के साथ में रिएक्ट करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और इन चेंजेस को गवर्न करने वाले कुछ लॉज। जैसे कि हम बात करते हैं कि ए जो है वो बी के साथ में रिएक्ट करता है और कोई प्रोडक्ट बनाता है सी, यानी कि ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, क्या? सी। तो ये रिएक्शन मैंने देखी, पर इसके ऊपर एक लॉ अप्लाई होता है। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना है? 9th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स हमने ले रखे हैं ना, कि ए और बी का जो मास होगा, उनके मास का सम ही सी का मास होगा। इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही और भी कुछ लॉज हैं जो हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली किस बारे में हो गया कि कोई भी मैटर है वो जब रिएक्ट करता है किन्हीं चीज़ों के साथ में, तो उसके कॉम्पोजिशन के साथ में क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर के साथ में क्या होता है। समझ में आ गई बात? तो ये होती है हमारी डेफिनेशन केमिस्ट्री की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बोला कि मैटर, अभी मैंने एक नाम लिया था मैटर। तो मैटर क्या होता है? गुड मॉर्निंग। मैटर क्या होता है? कल भी बताया था मैंने, लास्ट क्लास में भी बताया था। किसी भी चीज़ को मैटर बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोलेंगे कि कोई भी चीज़ जिसका कोई मास है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। तो देखो, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एग्जाम्पल वुड, बुक, वाटर, एयर, पेट्रोल, प्लास्टिक्स, आयरन एटसेट्रा आर ऑल composed ऑफ मैटर। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर है। लास्ट क्लास में बताया था, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो मैटर, दिस स्टाइलस इज ऑल्सो मैटर, दैट बॉटल इज ऑल्सो मैटर, ठीक है। तो देखिए, अब हम मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। मैटर को बेसिकली दो दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैटर का क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पे होगा। एक होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत ही इजी सा है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस,
कि किसी भी चीज़ को हम देख करके, कि मैटर को देख करके फिजिकली मैं केवल उसको देख करके ये बता सकती हूँ कि ये कौन सी स्टेट में है, ये फिजिकल स्टेट में है। ये बॉटल जो है, ये बॉटल जो है हमारी, इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सी है, सॉलिड है। इसके अंदर जो वाटर है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है। अगर इसी वाटर को मैं वेपराइज कर दूँ तो जो वेपर्स बन जाएगी वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, वो गैस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैटर की जो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा जो मैटर होता है वो 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। और ये जो तीनों स्टेट्स होती है ना मैटर की, वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। इंटर कन्वर्टेबल मतलब हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, गैस से फिर सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस बना सकते हैं। प्रोसेसेस के नेम से याद है, नाम पता है क्या होते हैं? जानवी बताइए। सॉलिड स्टेट से हमें सीधा गैशियस स्टेट में जाना है। हाँ, सब्लिमेशन, वेरी गुड। 10th क्लास में था, 9th क्लास में था। 9th 10th के कॉन्सेप्ट ही हैं बच्चों, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में जिसको नहीं पता है। जैसे मान लो मेरे पास है कोई सॉलिड, देन है मेरे पास कोई लिक्विड, देन है मेरे पास कोई गैस। अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, जैसे मान लो मेरे पास एक आइस क्यूब है, तो वो सॉलिड स्टेट में है। अगर मुझे उसका लिक्विड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, उसको छोड़ दूंगी, थोड़ी देर में वो अपने आप लिक्विड हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे हुआ ये, मेल्ट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के कन्वर्जन को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग बोल देते हैं। अब वो जो लिक्विड बना उससे मुझे गैशियस स्टेट में पहुंचाना है, तो वो कैसे होगा, वेपराइज होगा। ठीक है, अगर उस लिक्विड को मैं थोड़ा टेम्परेचर दे दूंगी तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। तो इस प्रोसेस का नाम होता है इवेपोरेशन। मुझे गैस से वापस लिक्विड पे लौटना है, गैस से मुझे वापस लिक्विड पे लौटना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। अगर गैशियस स्टेट से हम दोबारा से लिक्विड स्टेट में पहुंच रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे क्या, कंडेंसेशन। अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में पहुंचना है, अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में पहुंचना है तो प्रोसेस को क्या बोल देंगे, पानी है, उसको सॉलिड स्टेट में पहुंचाना है, यानी कि उसको फ्रीज करना है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड को हम मेल्टिंग बोल रहे थे तो लिक्विड से सॉलिड को हम फ्रीजिंग बोल देंगे, सिंपल। इसे हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग। अब मान लो मुझे सॉलिड से सीधा किस में जाना है, गैस में जाना है। सॉलिड से सीधा मुझे गैस में जाना है, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे सकता है, उसने अभी बताया था सब्लिमेशन, बट एग्जाम्पल कोई दे सकता है, तुम नहीं, क्या दोबारा बोलो, अब इन सबको सुनाई नहीं दिया, बताओ। कैम्फर, कैम्फर बोल रही है वो, नेफ्थलीन या फिर जिसे हम बोलते हैं। हमारे घरों में कपूर यूज़ होता है, तो कपूर की गोलियां हम लोग कपड़े वगैरह में देते हैं ताकि उनमें से स्मेल वगैरह ना आए। यूज़ करते हैं ना हम कैम्फर, कपूर की गोलियां। तो कभी उनको लिक्विड स्टेट में चेंज होते हुए देखा है तुम लोगों ने? वो गायब होती होती, वो छोटी होती 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 हुई गायब हो जाती है। उसका मतलब जो कैम्फर है वो अपनी सॉलिड स्टेट से सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड टू गैस का। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। बेसिक टर्म्स है बच्चों, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ, अब अगर मुझे गैशियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में पहुंचना है, मुझे गैशियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में पहुंचना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जानवी। सॉलिड में पहुंचना है, इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। जब सर्दियां होती है तो हमारी जो एयर होती है उसमें नमी होती है, यानी कि उसमें मॉइस्चर होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो जब वो किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर
अगर जैसे हम सुबह का सर्दियों में जब सुबह हम देखते हैं कि कोई भी जैसे पेड़ है तो उसकी पत्तियों पे क्रिस्टल्स जमा है आइस के। हाँ, वो एक्चुअली तो वेपर है ना, है तो गैस ही, गैशियस फॉर्म में ही है। H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी वेपर फॉर्म में है, एयर के अंदर डिजोल्व। तो एक्चुअल में तो वो गैशियस फॉर्म में ही हुए, तो गैस से वो सीधा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सीधा फ्रिज हो जाते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिपोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। तो याद रहेगा कि हम सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं तो इवेपोरेशन बोलते हैं, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग हो गया, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन हो गया, और गैस टू सॉलिड डिपोजिशन हो गया। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गई हमारी क्लियर क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, कि किसी भी मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब केमिकली का मतलब, फिजिकल का मतलब तो ठीक है हम देख करके बता देते हैं, केमिकल का मतलब देखो, इन केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। केमिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारा मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो केवल एक तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, जो केवल एक तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बनी है। मिक्सचर का मतलब जो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स से मिलकर के बनी है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब, जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूँ, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो केवल हाइड्रोजन के एटम्स से मिलकर के बना है। उसके अंदर हीलियम का एटम कुछ नहीं करेगा, उसमें नाइट्रोजन का एटम कुछ नहीं करेगा, उसमें सल्फर का एटम कुछ भी नहीं करेगा। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये अपनी प्योर फॉर्म में है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो गए ये सारे एलिमेंट्स। इवन दो कंपाउंड्स जो है, जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वहाँ पर दो एटम हमारे हाइड्रोजन के लग रहे हैं और एक एटम हमारा ऑक्सीजन का लग रहा है, तो हमें पता है कि ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। बट जो ओवरऑल, जो अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स या फिर सारे कंपोनेंट्स में देखूँ वाटर के, तो वो H2O 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 यही है, तो यानी कि सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो दैट्स वाई कंपाउंड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर का समझ आ गया होगा कि भाई अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल और अलग अलग चीज़ें मिक्स हो रही है, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, मिक्सचर्स बोल देंगे। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो हम उसमें पानी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं, उसमें शक्कर भी डालते हैं, सारी चीज़ें डालते हैं, तो ये एक मिक्सचर हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की डिटेल में और मिक्सचर्स की डिटेल में। कि हमारा जो मैटर है उसे हमने क्लासिफाई कर दिया किस बेसिस पर, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। दो तरीके से ये क्लासिफाई होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर्स भी दो तरीके के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस को, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस अभी मैंने बता दिया, जो एक तरीके के एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं एलिमेंट्स और किस पे, कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर देते हैं किन में, कल बताया था मैंने कि पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें एस ब्लॉक वाले और डी ब्लॉक वाले हमारे मेटल्स होते हैं। जैसे ही हम पी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बीच में मेटलॉइड्स दिखाई देते हैं। फिर हम पी ब्लॉक में ही आगे की तरफ जाते हैं, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक, तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देते हैं, नॉन मेटल्स दिखाई देते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं, देखो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो दो तरीके के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी क्लासिफाई कर दिया गया है तीन कैटेगरी में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अच्छा, ये लिखना चाहोगे? ठीक है, लिखो। तो मैं स्लाइड बैक कर, पहले ही समझ लो, फिर मैं बैक कर दूंगी, फिर लिख लेना। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं, लास्ट क्लास में भी जैसे कि हम लोगों ने बताया था, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें केवल एक तरीके के एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। एन एलिमेंट कैन नेदर बी ब्रोकन इन टू सिंपलर सब्सटेंस नॉट बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज बाय एनी मेथड।
एक एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता, एक एलिमेंट को बनाया नहीं जा सकता, वो नेचुरली अकर है, वो हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिला है, हम उसको बना नहीं सकते। हम हाइड्रोजन को बना नहीं सकते लेबोरेटरी में, हम हीलियम को बना नहीं सकते, हम नाइट्रोजन को बना नहीं सकते, वो हमें मिला ही है। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में तो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मैंने कल बताया था कि फर्स्ट ग्रुप यहाँ से लेकर के हाइड्रोजन को छोड़ करके, देखो हाइड्रोजन क्या है, ड्यूअल नेचर शो करता है, मतलब कभी ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। मेटल, अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं, यही होता है। पर जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन निकाल भी देता है और इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, दैट्स वाई हाइड्रोजन ड्यूअल नेचर शो करता है। तो हाइड्रोजन को हम ना मेटल्स में कैलकुलेट करते हैं ना नॉन मेटल्स में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो देखो ये हो गए हमारे मेटल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्वेल्थ तक के ग्रुप वाले। ये जो जिगजैग लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है इस तरीके से, तो इस जिगजैग लाइन के ऊपर ये जो डार्क ब्लू वाले एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे कैसे हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब जो मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। टाइम आने पे ये इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे, टाइम आने पे ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे। हाइड्रोजन को मेटलॉइड्स में नहीं रख सकते, हाइड्रोजन की और इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी में और इनकी प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे नॉन मेटल्स की, तो 13 से लेकर के 14 तक की जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कैसे हैं, नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया 3 तरीके से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब हम बात करते हैं किनकी, कंपाउंड की। कंपाउंड्स भी 2 तरीके के होते हैं, कंपाउंड मैंने कल बता ही दिया था वैसे कि व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। Compounds are pure substances and contains more than one kind of element. These elements have a fixed proportion by mass in the compound. वही चीज़ है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, वो कंबाइन हो रहे होंगे एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उनमें सब में ही क्या होगा, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन ही होगा, तो यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन हो गया। दैट्स वाई CO2 इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड्स को भी हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सिंपली समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक होंगे। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मीथेन हो गया CH4, एथेनॉल हो गया C2H5OH, ग्लूकोज हो गया C6H12O6 और एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। यानी कि इन सब में हमको कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल रहे हैं। डजेंट मैटर कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, डजेंट मैटर कि कोई हेलोजन आ रहा है, डजेंट मैटर कि कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, कोई भी ग्रुप आ रहा है, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर हाइड्रोकार्बन है किसी भी स्ट्रक्चर में तो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, ऑर्गेनिक है, और अगर हाइड्रोकार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक है। जैसे कि H2O इनऑर्गेनिक है, NaCl इनऑर्गेनिक है, CO2 इनऑर्गेनिक है, NH3 इनऑर्गेनिक है। समझ में आ गई बात? चलो लिख लो, फटाफट लिखो स्पीड से। तो मिक्सचर्स क्या होता है, अभी मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक तरीके के कंपोनेंट्स से मिलकर के बने होते हैं, मिक्सचर्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। तो मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर फिजिकली कंबाइंड एंड नॉट केमिकली बॉन्डेड। और ये याद रखना कि ये जो मिक्सचर होते हैं ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, केवल फिजिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, in a mixture each substance retains its own chemical properties and can be separated by physical methods। प्योर सब्सटेंसेस में तो क्या होता है बच्चों की, जब एटम्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक नई तरीके की प्रॉपर्टी हमको दिखाई देती है कंपाउंड में या फिर जो भी हमको मिलता है उस प्रोडक्ट में।
पर मिक्सचर में क्या होता है, अगर हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो जो जिन दो सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन बनने के बाद में या फिर मिक्सचर जब बन जाता है उसके बाद में वो प्रॉपर्टीज लॉस नहीं होती है, उसमें से वो रिटेन रहती है। और मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड्स से सेपरेट भी कर सकते हैं, पर प्योर सब्सटेंसेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। पहला कौन सा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि ऐसे मिक्सचर्स जो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व है, ऐसे मिक्सचर्स जो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व है, जिन्हें देख करके हम बता नहीं पा रहे कि इसके अंदर जो मिक्सचर है उनके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर और सॉल्ट का एग्जाम्पल हूँ, तो अगर मैं पानी में नमक घोल दूँ या फिर मैं पानी में चीनी घोल दूँ, तो हम उस पानी को देख करके बता सकते हैं क्या कि इसमें ये सॉल्यूशन, ये एक मिक्सचर है सॉल्ट वाटर का, ये एक मिक्सचर है शुगर सॉल्यूशन है, ये एक। कलर चेंज होता है, नमक मिलाने पे पानी का कलर चेंज होता है क्या बच्चों? वो गंदा नमक यूज करते हो तो इसलिए ब्लर हो गया वो। चीनी में भी नहीं होता, ना पानी में होता। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जब भी हम नमक को पानी में ऐड करते हैं ना, तो उसका कलर चेंज नहीं होता, इवन देख करके हम पता भी नहीं लगा सकते। अच्छा, एक कोल्ड ड्रिंक आती है ट्रांसपेरेंट, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, पर एक कोल्ड ड्रिंक आती है ट्रांसपेरेंट। तो वो क्या किसी कोई एक कंपोनेंट से मिलकर के थोड़ी बनी है, उसमें भी कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। मतलब उसको देख करके हम बता नहीं पा रहे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे शिकंजी, शिकंजी भी मिक्सचर है, एक होमोजेनियस है, जिसे भी हम देख करके बता नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से मिसिंग है। अगर मैं एक शिकंजी में तुमको चीनी ना डाल के दूँ, तो तुम उसको देख करके बता सकते हो कि मैम इसमें चीनी नहीं है, टेस्ट करके ही तो बताओगी। इसलिए तो हेट्रोजेनियस इसका जस्ट उल्टा, ऐसे मिक्सचर्स जिनके कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी मिला दूँ, तो उसको तो देख पाएंगे ना हम कि भाई इस पानी में मिट्टी है, वो दिखेगी हमको गंदी गंदी सी, नमक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मिट्टी दिखेगी हमें, और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर हम उसको स्टिर करते रहेंगे तब तक तो वो उसमें डिजॉल्व रहेगी, जैसे हमने उसको स्टिर करना छोड़ा वो सेटल डाउन हो जाएगी, तो फिर पानी अलग कर लो, मिट्टी अलग कर लो। तो फिजिकली हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करना मुश्किल होता है थोड़ा। फिर इसको इनको सेपरेट करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है, या फिर कुछ और प्रोसेस से हमको इनको गुजारना पड़ता है, तब जा करके ये सेपरेट होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो एग्जाम्पल देख लो। जैसे सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, एयर है, तो एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर ही है एक, शुगर सॉल्यूशन हो गया। और हेट्रोजेनियस का एग्जांपल हो गया सैंड एंड वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस होती है एक पूरी। सेपरेट इन द सेंस, सेपरेट H2O के मॉलिक्यूल्स सेपरेट नहीं होते। H2O के अंदर इसको एक मतलब प्रोसेस होती है बाकायदा पूरी अलग, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो होंगे वो, या फिर ऐसे होगा कि इसको अगर हम मिक्स करेंगे किसी चीज़ में तो वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे मैं NaCl अगर डिसॉल्व करूँ इसमें, तो वो डिसोल्यूशन के बेसिस पे Na और Cl मतलब सेपरेट होंगे। NaCl को अगर मैं H2O में डिसॉल्व करूँगी तो Na और Cl सेपरेट होगा। H2O के मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन नहीं देखने को मिलता। अगर इसको सेपरेट करना है तो वो बाकायदा एक प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर, दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें डिटरमाइन करने के लिए या फिर जिन्हें बताने के लिए मुझे उस मैटर के साथ में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ रही, मैं केवल उसको देख पा रही हूँ और मैं बता पा रही हूँ उसके बारे में, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। बट केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैटर के कॉम्पोजिशन के साथ में छेड़खानी करनी पड़ती है, उसके अंदर कुछ मिलाना पड़ता है, उसको किसी के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है उसमें बॉन्डिंग देखने के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो physical properties can be measured or observed without changing the identity or the composition of the
सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल हो गया कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, वॉल्यूम हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए हमें कोई केमिकल चेंज उसमें करवाना पड़ता है, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म, एसिडिटी, बेसिसिटी। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है मेरे पास में, अगर मुझे बताना है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, तो मुझे उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा ना चीज़ों के साथ में। अगर मुझे सॉल्युबिलिटी चेक करनी है उसकी, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो मुझे उसको किसी चीज़ के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा। मतलब मैंने उसको तोड़ दिया, उसका कॉम्पोजिशन मैंने अलग कर दिया। जैसे सॉल्ट है, तो मैं उसको देख करके बता पा रही हूँ कि इसका कलर वाइट है, इसका ऑर्डर मतलब ऑर्डरलेस है, ये क्रिस्टल्स फॉर्म में है ये, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। पर मुझे ये अगर ये चेक करना है कि NaCl जो है वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मुझे उसको वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। मैं डिजोल्व करूँगी तो मैंने उसका कॉम्पोजिशन ही तोड़ दिया, वो Na+ और Cl- में अब सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ जिन्हें डिटरमाइन करने के लिए हमें उसके कॉम्पोजिशन के साथ में छेड़खानी करनी पड़ती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अपन कल देखते हैं, मेजरमेंट्स देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर किया जाता है, यूनिट्स वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।